हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल इस क्लासेज में। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के सेशन में हम लोग क्लास 12 का सेट 2 मॉडल पेपर का सेट 2 देखने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले का सेट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिस्ट दिया गया है, उनका लिंक भी दिया गया है और प्लेलिस्ट भी दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो इस सेशन में 100 MCQs होंगे जो कि आप सबके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हेल्पफुल है। तो अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इस सेशन में जितने भी MCQs है वो आसान मतलब हल्का MCQs है, ज़्यादा हार्ड नहीं है और आपसे ये सॉल्व हो सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप खुद से आंसर देने की, कमेंट में उनका आंसर बताते जाइए और हम तो बताएंगे ही। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज किस निबंध संग्रह से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये जो चैप्टर का नाम दिया हुआ है प्रगीत एवं समाज निबंध है, ये किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है दूसरी परंपरा की खोज से, सेकेंड है आलोचक के मुख से, ऑप्शन सी में है कहना न होगा से, ऑप्शन डी में वाद विवाद संवाद से। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट है प्रगीत और समाज ये निबंध, ये ऑप्शन डी राइट है, वाद विवाद संवाद से लिया गया है, ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 है आदमी शब्द है। आदमी शब्द क्या है? अंग्रेजी, फारसी, अरबी या फिर तुर्की। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी। आदमी जो शब्द है वह है फारसी, ऑप्शन बी राइट है। सभी का आंसर कमेंट में देते जाइए, फिर आप बाद में मिलाइए कि आप सबका कितना सही जवाब हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? स्वरूप या फिर रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? 1 2 3 4। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, 3 होते हैं, मतलब स्वरूप या फिर रचना के अनुसार, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं देखता हूँ वाक्य क्या है? इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि मैं देखता हूँ ये वाक्य क्या है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन में मतलब वाक्य पूछे गए हैं तो ऑप्शन ए होगा, सरल वाक्य है मैं देखता हूँ, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिरिच किस प्रकार की रचना है? ये चैप्टर का नाम है तिरिच और किस प्रकार की रचना है? आधुनिक तिरिशादी, ऑप्शन बी में सुखांत की, ऑप्शन डी में है हंसी लाने वाली या फिर आधुनिक कॉमेडी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, आधुनिक त्रासदी है। ये तिरिच जो है वह आधुनिक त्रासदी प्रकार की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहीं नहीं वही कविता संग्रह किसके द्वारा रचित किया गया यानी रचाया गया है? ऑप्शन ए में भूषण, अशोक वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद या फिर रघुवीर सहाय। इनका आंसर कमेंट में बताते जाइए। तो ऑप्शन बी राइट होगा, अशोक वाजपेयी। ये जो चैप्टर का नाम है कहीं नहीं वहीं, ये कविता संग्रह है और ये किसके द्वारा रचा गया है? तो अशोक वाजपेयी के द्वारा रचा गया है, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 है ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर थे? ये जो ज्ञानेंद्रपति है वह किस प्रशासनिक पद पर थे? जिलाधिकारी, पुलिस अधिकारी, कार अधीक्षक, ऑप्शन डी में है सेना अधिकारी। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, काराधीक्षक थे। जो ज्ञानेंद्रपति जी थे वो काराधीक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुल्लर का फूल होना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तो आप लोग इनका आंसर कमेंट में बताइए कि गुल्लर का जो फल होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कभी कभी दिखाई देना, अस्पष्ट दिखाई देना, कभी भी दिखाई न देना या फिर व्यर्थ की बात करना। तो इनका आंसर कमेंट में बताइए। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था? हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए में 1920, ऑप्शन बी में 1935, ऑप्शन सी में 1936, ऑप्शन डी में 1937। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, 1937 में हेनरी लोपेज का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीड़ शब्द संख्या क्या है?
जातिवाचक संख्या, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या फिर समूहवाचक। तो भीड़ जो शब्द है वह कौन सी संज्ञा है, इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, यात्रा शब्द क्या है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, स्त्रीलिंग है यात्रा शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमक शब्द क्या है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। जो चमक है उसका भी सही जवाब होगा स्त्रीलिंग, ये भी स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है, महान रूसी कथाकार कौन थे, हेनरी लोपेंज, पुतिन या फिर लेव तोल्स्टॉय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो महान रूसीकार कथा थे तो वो थे ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट है। लेव तोल्स्टॉय जो थे वह महान रूसीकार कथा थे, ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में था, गुल्लर का फूल होना किस मुहावरे का अर्थ है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, कभी भी दिखाई न देना। गुल्लर का फूल होना मतलब कभी भी दिखाई नहीं देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, भीड़ शब्द संज्ञा है, भीड़ यानी एक समूह है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, समूह। भीड़ मतलब एक समूह हो गया, बहुत सारे लोगों का एक समूह। इसका मतलब ये हुआ कि यह समूहवाचक संज्ञा है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो क्वेश्चन नंबर 14 नेक्स्ट है, 1870 या फिर 1890 के बीच मोपांसा की लगभग कितनी कहानियां प्रसिद्ध हुई थी। 1870 से 1890 के बीच में जो मोपांसा थे उनकी लगभग कितनी कहानियां प्रसिद्ध हुई, 100, 200, 300 या फिर 400। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, 300। लगभग 300 कहानियां प्रसिद्ध हुई 1870 से 1890 के बीच में मोपांसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, किस वाक्य का उदाहरण है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, संयुक्त वाक्य। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मेरी अभी तक भूख नहीं मिटी है, तो ये जो होगा वह संयुक्त वाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य क्या है। ऑप्शन ए में है, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता है, मतलब करना नहीं चाहता है। ऑप्शन बी में उसके स्त्री नहीं है। ऑप्शन सी में उसके बेटी नहीं है। ऑप्शन डी में है, यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगी। ऑप्शन जो होगा वह होगा डी। क्वेश्चन नंबर 17 में है, तेरी कुरमई हो गई। कुरमई मीन्स एंगेजमेंट। तेरी कुरमई हो गई ये जो है वह किस कहानी से संबंधित है। रोज, उसने कहा था, तिरिच या फिर जूठन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। याद रखिए ये जो क्वेश्चन है वो ये है कि तेरी कुरमई हो गई है, ये जो शब्द है किस कहानी से संबंधित है। इसका आंसर कमेंट में बताइए। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, रक्षक शब्द में प्रत्यय है। रक्षक जो शब्द है उसमें प्रत्यय है। उपसर्ग मीन्स शब्द के आगे लगता है, प्रत्यय मीन्स शब्द के पीछे लगता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है रक्षक। रक्षक शब्द का प्रत्यय क्या होगा, रक्षक, अक, यानी ऑप्शन सी अक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। ऑप्शन ए में है नामवर्षी, ऑप्शन बी में है रामधारी से दिनकर, ऑप्शन सी में हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी में रामचंद्र शुक्ल। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, रामधारी से दिनकर जो है वह अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक है। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा। पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा। आप लोग को इनका आंसर मालूम होगा, कमेंट में बताइए पुराण शब्द का विशेषण क्या हो सकता है। ऑप्शन ए में है पौराणिक, ऑप्शन बी में धार्मिक, ऑप्शन सी में है पुराणिक, ऑप्शन डी में है पुराना। तो इनका आंसर कमेंट में बताइए। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है। एक शब्द दिया गया है, यह नया माल है,
इस वाक्य में नया शब्द क्या है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, विशेषण। यह नया माल है, तो नया जो है वह विशेषता बताता है माल का। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी कि यह है विशेषण। तब चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, तेरी कुरमई हो गई किस कहानी से संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, उसने कहा था, इस कहानी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा? पौराणिक, धार्मिक, पुराणिक या फिर पुराना। तो इसका जो विशेषण पूछा गया है पुराण का, तो ऑप्शन ए राइट होगा, पौराणिक। विशेषता पूछा है तो पौराणिक ही होगा, तो ऑप्शन जो होगा वह होगा ऑप्शन ए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? जो भगत सिंह है वह कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? युद्ध के दौरान हुई मृत्यु को, वज्रपात में हुई मृत्यु को, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को, किसी बीमारी के कारण हुई मृत्यु को। तो जो भगत सिंह थे वह उनको फांसी दिया गया था, तो उन्होंने जो कहा था कि कैसी मृत्यु है जो सुंदर है, भगत जी के द्वारा कहा गया है, वह है ऑप्शन सी, जो फांसी है, देश के बदले दी गई फांसी, देश के सेवा के बदले जो फांसी दी जाती है उसे भगत सिंह ने सुंदर कहा है। उन्हें बहुत पसंद आया ये लाइन, इसलिए उन्होंने सुंदर कहा होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इनका आंसर कमेंट में बताइए। अभी हम रुके हुए हैं, 1 मिनट का वक्त है आप लोग के पास। कमेंट में बताइए कि निराधार जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, नीरा प्लस धार। ऑप्शन बी में है नी प्लस राधार। ऑप्शन सी में है नी प्लस आधार। ऑप्शन डी में है निराधा प्लस र। तो इसका आंसर कमेंट में बताइए कि जो निराधार शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो चलिए इनका आंसर हम बताते हैं। अभी तक आप लोगों ने इनका आंसर दे दिए होंगे, तो इनका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, नी प्लस आधार, निराधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, यश प्लस दा। इसका भी आंसर आप लोग को मालूम, जो भी क्वेश्चन का आप लोग को मालूम होगा, आप लोगों को मालूम होगा किसी भी क्वेश्चन का आंसर, तो कमेंट करते जाइए, रुकिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, रामपुरवा कहाँ है? रामपुरवा कहाँ है? किसी चैप्टर में ये लाइन को जिक्र किया गया है। ऑप्शन में है भीती हरवा के पास। ऑप्शन बी में है नवगछिया के पास। ऑप्शन सी में है रांची के पास। ऑप्शन डी में इलाहाबाद के पास। तो ये जो रामपुरवा है वो है ऑप्शन ए, भीती हरवा के पास है रामपुरवा, तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परलोक शब्द में, जो परलोक शब्द है उसमें उपसर्ग क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया उपसर्ग मीन्स आगे लगना, प्रत्यय मीन्स पीछे लगना। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया उपसर्ग, वो भी शब्द जो दिया गया है वह है परलोक। परलोक, इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, पर। इसका जो उपसर्ग होगा पर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, सपरिवार शब्द में उपसर्ग क्या होगा? इसका आंसर मालूम है तो कमेंट कीजिए। हम आप सबके लिए 10 मिनट रुक रहे हैं, तो इनका आंसर कमेंट में बताइए क्या होगा। स होगा, सहित होगा, या फिर सप होगा, या फिर सपरी होगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है सपरिवार, तो इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, सपरिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मुन्नी कौन थी? सुखनी की बेटी, रजनी की बेटी, शिवानी की बेटी या फिर विष्णु की बेटी? तो ये जो कहानी है सिपाही की माँ, उससे ये लिया गया है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, विष्णु की बेटी। क्वेश्चन नंबर 29 है, मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, लगभग
1548 ईस्वी में जो मलिक मोहम्मद जैसी कवि थे उनकी मृत्यु हो गई। तो ऑप्शन ए राइट होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है ईमानदार का विलोम शब्द क्या होगा। तो ईमानदार का विलोम शब्द क्या होगा उसका आंसर कमेंट में बताइए। तब तक हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में है शरीफ, ऑप्शन बी में है बेईमान, ऑप्शन सी में है भला मानुष, ऑप्शन डी में है दुर्जन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आई होप आप लोगों ने दिए होंगे। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी बेईमान होगा ईमानदार शब्द का विलोम शब्द। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रात का विलोम शब्द क्या होगा। जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। तब तक हम लोग इसका ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट में है सुबह, ऑप्शन बी में है दिन, ऑप्शन सी में सवेरा, ऑप्शन डी में है दोपहर। तो जो रात शब्द का विलोम होगा वह होगा ऑप्शन बी। रात का जो होगा वह होगा ऑप्शन बी दिन होगा। जल्दी से कमेंट करते जाइए। किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है आप लोगों को तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 31 था कि रात का जो रात है उसका विलोम शब्द क्या होगा। तो वो होगा दिन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक क्वेश्चन नंबर 32 है। तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया। उर्दू और फारसी, संस्कृत और हिंदी, अवधी और ब्रज और उपभ्रंश और प्राकृत। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी अवधी और ब्रज। जो तुलसीदास थे वो अपने युग की जो दो भाषा थी अवधी और ब्रज उसे अपनाया था। किसने अपनाया था। तो वो था तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। जो खाने योग्य है वह है। जो खाने योग्य है वह क्या है। तो शुद्ध है, स्वच्छ है, खाद्य है या फिर ग्रहणीय है। तो इसका आंसर कमेंट में बताइए। तब तक हम इनका आंसर बताते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो खाने योग्य है वह क्या है। तो ऑप्शन जो होगा सी होगा खाद्य है। जो खाने योग्य होता है उसे खाद्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे। कार्य करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। ये अनेक शब्दों में एक शब्द है। जो कार्य करता है उसे क्या कहते हैं। कार्यकर्ता कहते हैं, कारक कहते हैं, कामकार या फिर कायिक। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो आप लोग कमेंट में बताइए। तो चलिए जल्दी जल्दी इनका आंसर बताइए। कार्य करने वालों के लिए एक शब्द क्या हो सकता है। कार्यकर्ता, कारक, कामकार या फिर कायिक। जल्दी जल्दी सोचिए। आप लोग के पास मतलब समय ख़त्म हो रहा है। तो चलिए इनका आंसर अब हम बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए कार्यकर्ता। काम करने वाले के लिए जो एक शब्द होगा वह होगा कार्यकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नावादास का काव्य रचना क्षेत्र था। हरिद्वार, काशी, वृंदावन या फिर मथुरा। तो जो मतलब नावादास है उनका जो काव्य रचना है वह किस क्षेत्र में था। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा, इनका आंसर आप लोग को मालूम है। ठीक है, मालूम है तो आप लोग जल्दी से आंसर बताइए। अभी हम इनका आंसर बता दे रहे हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी वृंदावन। नावादास का जो काव्य रचना क्षेत्र था वह था वृंदावन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। शेर सिंह का शास्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचा गया है, मतलब लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है। इनका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। तब तक हम इनका आंसर मतलब ऑप्शन पढ़ते हैं। सिर्फ 10 सेकेंड है आप लोगों के पास। फर्स्ट है बहुव्रीहि, सेकेंड है द्विगु, थर्ड है तत्पुरुष और फोर्थ है द्वंद्व। तो क्वेश्चन नंबर जो 37 में पूछा गया है वह है चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है। जल्दी कमेंट कीजिए क्या होगा चंद्रशेखर। ये जो शब्द है चंद्रशेखर बहुत ही स्पेशल है। तो बताइए इनका आंसर क्या होगा। टाइम अप, आप लोग का समय ख़त्म हुआ। तो चलिए इनका आंसर हम बताते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन है बहुव्रीहि। चंद्रशेखर जो शब्द है वह समास है बहुव्रीहि। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रसोई घर शब्द कौन सा समास है।
इनका आंसर जल्दी बताइए क्या होगा। रसोई घर सब कौन सा समास है? तत्पुरुष है, क्रमधारय है, द्वंद्व है या फिर अवयवी भाव है? तो इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए। रसोई घर किसी के बारे में मतलब क्या बोल सकते हो उसको, मतलब अहमियत बताया जा रहा है, रसोई घर। तो चलिए इनका आंसर हम खुद बता दे रहे हैं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। जो रसोई घर है वह है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवियों के कवि किसे कहा जाता है? इनका भी आंसर जल्दी से कमेंट में बताइए कि जो कवियों का कवि किसे कहा जाता है। तब तक हम ऑप्शन पढ़ते हैं। रघुवीर सहाय को, जयशंकर प्रसाद को, मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम है, शॉर्ट नेम मुक्तिबोध है। और मतलब जो डी है वह शमशेर बहादुर सी। तो किसे कवियों के कवि कहा जाता है? तो चलिए इनका आंसर हम बताते हैं। तो सही जवाब जो होगा वह होगा ऑप्शन डी, शमशेर बहादुर सी को कवियों के कवि कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूठा चूसना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? जल्दी से कमेंट में बताइए। तब तक ऑप्शन देखते हैं हम लोग। इनकार करना, तिरस्कार करना, ना समझी दिखाना या फिर खुशामद करना। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, खुशामद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकार का विलोम शब्द क्या होगा? निराकार, कुआकार, बेकार या फिर अधिकार? तो चलिए इनका भी आंसर कमेंट में बताइए, हम आंसर बता दे रहे हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, साकार का जो होगा वह होगा निराकार। क्वेश्चन नंबर 42 है, निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा? निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, निह प्लस चय, निश्चय। क्वेश्चन नंबर 43 है, भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? इनका आंसर मालूम है तो कमेंट कीजिए। ऑप्शन देख रहे हैं तब तक। रीतिकाल, आधुनिक काल, आदिकाल या फिर भक्ति काल। तो ये जो भूषण है वह किस काल के कवि माने जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, रीतिकाल। भूषण रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देव, पुरुषोत्तम, विप्र या फिर अवनी। तो ये जो मतलब देवता है उनका पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है? तो इनका आंसर आप लोगों ने कमेंट में दे दिए होंगे। तो चलिए इनका आंसर देखते हैं। तो ऑप्शन ए होगा, देव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है? आगरा में, मेरठ में, लखनऊ में या फिर प्रयाग में? तो इसका जो सही जवाब होगा, इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मलयज की रचना नहीं है। निम्न में से मलयज की रचना नहीं है। ना आने वाला कल, जूठन, सलाम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, न आने वाला कल ये जूठन द्वारा रचा गया नहीं है। तो ऑप्शन ए होगा। अगर यहाँ पे पूछा जाता कि जो मलयज की कौन सी रचना है, तब यहाँ पे होता जूठन और सलाम, ये इनके द्वारा रचा गया है। पढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ज्ञात का विलोम क्या होगा? ज्ञात शब्द का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन ए में है अनजान, ऑप्शन बी में अज्ञात, ऑप्शन सी में है नासमझ, ऑप्शन डी में है बेज्ञात। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, अज्ञात। ज्ञात का विलोम शब्द अज्ञात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विशेषण है। कमेंट में बताइए। ऑप्शन देखते हैं तब तक। भारत, भारतीय, भारतीय या फिर भारतो। तो जो भारत है उनकी विशेषता क्या होगी? भारत, भारतीय, भारतीयता या फिर भारतो। चलिए अब हम इनका आंसर बताते हैं। तो ऑप्शन जो होगा बी होगा, भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? संपूर्ण क्रांति है उनके रचनाकार कौन है? जय कृष्णमूर्ति, भगत सिंह, जय प्रकाश नारायण और फोर्थ में है इनमें से कोई नहीं। कमेंट में बताइए इनका आंसर क्या होगा। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तब तक। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था?
1880, 1881, 1882 या फिर 1883। तो इनका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, 1883 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक आप लोगों ने इनका आंसर दे दिए होंगे, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं अब। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? जय कृष्णमूर्ति, भगत सिंह, जयशंकर, जयप्रकाश नारायण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1884 ईस्वी को, 23 जून 1844 ईस्वी को, 20 जुलाई 1902 या फिर 18 सितंबर 1834 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, 23 जून 1844 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, पलटन का विदूषक कौन था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पलटन का विदूषक कौन था? हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह या फिर कुलदीप सिंह। तो ये जो है उसने कहा था चैप्टर के मतलब उसी चैप्टर से लिया गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, वजीरा सिंह। पलटन के विदूषक थे वो थे वजीरा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माटी के मूर्ति रचना किसके द्वारा है? किसकी रचना है? माटी की जो मूर्ति है वह किसकी रचना है? तो इसका ऑप्शन है रामधानी सिंह दिनकर, राम वृक्ष बेनीपुरी, गजानन माधव मुक्तिफोर या फिर आरसी प्रसाद सिंह। तो ये जो है माटी की मूर्ति वो राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचा गया है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? शुद्ध कविता की खोज, पुनर्वा या फिर स्मृति की रेखा या फिर कहानी की नई पंक्ति, प्रतिमान। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, शुद्ध कविता की खोज। ये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए राइट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अज्ञेय के पिता का नाम क्या था? इनका आंसर मालूम है तो कमेंट में बताइए, हम बता दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है दयानंद शास्त्री, ऑप्शन बी में हीरानंद शास्त्री, ऑप्शन सी में है अभ्यानंद शास्त्री या फिर अच्युतानंद शास्त्री। तो ये जो अज्ञेय के मतलब पिता थे उनका नाम जो था वह था ऑप्शन बी, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था? जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, जर्मनी के विरुद्ध लड़ा था। कौन? इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण में धांगर कहाँ से आए? रांची से, जमशेदपुर से, छोटा नागपुर से या फिर आंध्र प्रदेश से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इनका आंसर कमेंट में बताइए। तब तक हम इनका आंसर बता दे रहे हैं। जो चंपारण में धांगर कहाँ से आया था? तो वो जो आया था वो था छोटा नागपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो ऊषर से, भोर का तारा, रोशनी टाई या फिर अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। तो जो क्वेश्चन नंबर 58 है, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो ऑप्शन जो सही होगा वह होगा डी, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से इसे लिया गया है। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 59 है। निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है? तो निराला जी है, पंत जी या फिर जयशंकर प्रसाद या फिर राम कुमार वर्मा। तो ये जो चैप्टर है प्रलय की छाया के कवि जो हैं वो है ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, ओम प्रकाश वाल्मीकि या फिर कृष्णा सोबती या फिर कमलेश्वर। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ये जो है ये सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सी रचना मलयज ने नहीं है? मलयज की नहीं है कि कौन सी रचना है जो मलयज ने नहीं रची है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, सुनो राधिके। ये है जो उनके द्वारा रचा गया नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित राम अवतार क्या थे? ज्योतिषी थे, वैद्य थे, राजनेता थे या फिर ज्योतिषी और वैद्य दोनों थे? तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, ज्योतिषी और वैद्य दोनों थे। जो पंडित राम अवतार थे ये जो थे वो ज्योतिषी थे और वैद्य दोनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, 12 मई 1895 ईस्वी को जय कृष्ण मूर्ति का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 64 है पद्मावत के रचनाकार कौन है? पद्मावत के रचनाकार कौन है? इनका आंसर अगर मालूम है तो जल्दी से कमेंट कीजिए, तब तक हम लोग इनका मतलब ऑप्शन देखते हैं। तो पद्मावत के रचनाकार कौन है? जायसी जी या फिर सूरदास, कालिदास या फिर दिनकर जी? तो जल्दी से इनका आंसर बताइए क्या हो सकता है। तो चलिए, आप लोगों के पास समय बहुत कम है, जल्दी जल्दी आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, जयसी जी। पद्मावत के जो रचनाकार थे वह है जयसी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास के गुरु का क्या नाम था? नरहरिदास, विठल नाथ या फिर वल्लभाचार्य या फिर आनंद दास? तो जो सूरदास के गुरु थे उनका जो नाम था वह था ऑप्शन सी, वल्लभाचार्य। ऑप्शन सी राइट है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 66 है हम लोग का, वह है तुलसीदास का मूल नाम क्या था? बम भोला, राम बोला या फिर हरि बोला, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इनका आंसर बताइए क्या होगा तुलसीदास का मूल नाम। तो चलिए इनका आंसर हम बता दे रहे हैं। तो सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, राम बोला। तुलसीदास का जो मूल नाम था वह था राम बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्तमल के रचयिता कौन है? कबीरदास, गुरु नानक, रैदास या फिर नावादास? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, नावादास। नावादास है भक्तमल के रचयिता। तो बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है भूषण के पिता का क्या नाम था? रतनकार त्रिपाठी, नंदन त्रिपाठी, भिग्रुनंदन त्रिपाठी या शत्रुघ्न त्रिपाठी? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, रतनकार त्रिपाठी। भूषण के पिता का जो नाम था वह था रत्नाकर त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? ये जो जयशंकर प्रसाद थे वह किस वाद के कवि थे? ऑप्शन ए में है छायावाद, ऑप्शन बी में है प्रगतिवाद, ऑप्शन सी में है प्रयोगवाद या फिर ऑप्शन डी में है अति यथार्थवाद? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो सकता है वह होगा ऑप्शन ए, छायावाद। जो जयशंकर प्रसाद है वह छायावाद के कवि थे। बढ़ते आगे, हमारा अगला क्वेश्चन है बिखरे मोती। बिखरे मोती क्या है? उपन्यास, काव्य संकलन, निबंध संकलन या फिर कहानी संग्रह? तो ये जो बिखरे मोती है वह क्या है? आंसर मालूम है तो कमेंट कीजिए, तब तक हम इनका आंसर बताते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है बिखरे मोती, तो ये जो है वह है कहानी संग्रह। ऑप्शन डी राइट है। बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला क्वेश्चन है शमशेर सिंह बहादुर मतलब क्वेश्चन नंबर 71 है शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था? कर्म देवी, धर्म देवी, रीता देवी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये जो शमशेर बहादुर सिंह थे उनकी पत्नी का क्या नाम था? तो मालूम है तो कमेंट कीजिए, हम इनका आंसर बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इनका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन में शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम पूछा गया है। तो सही जवाब जो है वह है ऑप्शन बी, धर्म देवी। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मुक्ति बोध की माँ का क्या नाम था? आंसर मालूम है तो कमेंट कीजिए, ऑप्शन देखते हैं तब तक। मुक्ति बोध की माँ का क्या नाम था? पुतली बाई, पार्वती बाई, अंबिका बाई या फिर राधा बाई? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, पार्वती बाई। पार्वती बाई सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या होगा? आशीर्वाद। तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर कमेंट कीजिए, तब तक हम इनका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तब तक। क्वेश्चन नंबर 74 है नायक किस संधि का उदाहरण है? ये जो नायक है वह किस संधि का उदाहरण है?
तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, अयादी संधि। अयादी संधि का उदाहरण है। चलिए इससे पीछे का क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप लोगों ने इनका आंसर बताए होंगे कमेंट में। तो आशीर्वाद शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा ऑप्शन बी, आशी प्लस वाद। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समवैध किस संधि का उदाहरण है? वृद्धि संधि, यन संधि, अयादी संधि या फिर गुण संधि? तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, वृद्धि संधि। सदैव जो है वह वृद्धि संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 76 है, वह है सन्मति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, सत प्लस मति। क्वेश्चन नंबर 77 है, दश है अनन जिसके अर्थात यानी दशानन यानी रावण, ये कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि है, अव्ययी भाव, द्विगु या फिर तत्सम। तो क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा गया है 10 है आनंद जिसका। एग्जाम्पल में दिया मतलब अर्थात है दशानन, और जो इसका जो मतलब किसके बारे में कहा गया वह है रावण। तो ये कौन सा समास होगा? तो क्वेश्चन नंबर 77 का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, बहुव्रीहि। बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, गजानन शब्द किस समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, क्रमधार या फिर तत्पुरुष? तो क्वेश्चन नंबर 78 का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, बहुव्रीहि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरण कमल। चरण कमल में प्रयुक्त समास कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 79 में चरण कमल पूछा गया है यानी कर्मधार। तो ऑप्शन जो होगा वह होगा बी, कर्मधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, घुड़सवार में कौन सा समास होगा? घुड़ जो सवार है वह कौन से समास है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अतिशय का विलोम शब्द क्या होगा? कमेंट करते जाइए क्या क्या आंसर हो सकते हैं इन सभी का। तो अतिशय का जो सही जवाब होगा वह होगा विलोम होगा अतिशय मतलब कम। नंबर 82 है, आकर्षण शब्द। आकर्षण जो शब्द है उसका विलोम क्या होगा? आकृष्ट, विकर्षण, अनाकर्षण या फिर पराकर्षण? कमेंट में जल्दी बताइए इनका आंसर क्या होगा। आकर्षण का क्या हो सकता है विलोम शब्द? आकर्षण, अदृश्य, आकर्षण मतलब खिंचाव, और इसका जो विलोम शब्द होगा वो क्या हो सकता है? जल्दी 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 कमेंट में बताइए। तो चलिए इनका आंसर अब हम बता दे रहे हैं, मिला लीजिए सही है या फिर गलत। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विकर्षण। आकर्षण का विकर्षण, आकर्षण मतलब खिंचाव, विकर्षण मतलब तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण का विलोम शब्द क्या होगा? पूर्ण मतलब पूरा। तो ऑप्शन ए में अर्ध, कम, ज्यादा या फिर समाप्त? जल्दी से बताइए पूर्ण का विलोम शब्द क्या होगा? पूर्ण मीन्स पूरा। तो कमेंट करिए जल्दी से। तो चलिए इनका आंसर अब हम बता रहे हैं। तो सही जवाब जो होगा वह होगा ऑप्शन ए, अर्ध यानी आधा। बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाथ का विलोम शब्द क्या होगा? अनाथ। अनाथ का जो विलोम शब्द होगा वह क्या होगा? धनी, सनाथ, निर्धन या फिर बेकार? अनाथ का विलोम शब्द जल्दी से बताइए क्या हो सकता है? कमेंट कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा मतलब क्वेश्चन नंबर 84 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, सरनाथ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग का वह है, धुंधला में। धुंधला में कौन सा प्रत्यय है? धुंधला उपसर्ग मतलब आगे, प्रत्यय मतलब पीछे। धुंधला, ला मतलब पीछे लग रहा है क्या? ल। तो सही जवाब जो होगा वह होगा ऑप्शन ए, ला। बढ़ते आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है, पद। निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगाने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? इक, दैविक, इक यानी सामाजिक, जिक, इक आ रहा है इसमें भी। भौमिक, मिक, पक्षिक, छीक, छीक। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें इक प्रत्यय का शब्द उच्चारण गलत है? तो दैविक ये भी सही है, इक आ रहा है। सामाजिक इक आ रहा है। भौमिक इक आ रहा है। तो बचा कौन? पक्षिक, छीक आ रहा है लास्ट में।
तो ऑप्शन जो सही होगा, मतलब इस क्वेश्चन के अनुसार सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान में कौन सा प्रत्यय होगा? विज्ञान, आन। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, आन। बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वासित में प्रत्यय क्या होगा? निर्वासित, इत, निर्वासित। तो सही जवाब जो होगा हमने बता दिया है। आई होप आप लोगों ने फिर भी लगाए होंगे। तो ऑप्शन जो होगा डी होगा, इत, निर्वासित, ईत आ रहा है लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत का पर्यायवाची नहीं है? अमीय, सुधा, पीयूष या फिर रसाल। तो सही जवाब जो होगा वह होगा 89 का ऑप्शन डी। ये जो रसाल है वह अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, लेकिन अमीय, पीयूष या फिर सुधा ये मतलब जो अमृत का है पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन जो सही होगा वह होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? गज, हस्त, कंभू या फिर वरण। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, हस्त जो है वह हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है, काठ का उल्लू मुहावरा शब्द का क्या होगा अर्थ? तो इसका आंसर जल्दी कमेंट में बताइए, क्या होगा काठ का शब्द उल्लू? ये मुहावरा का अर्थ क्या होगा? काठ का उल्लू, निर्जीव, गुणवान, मुख्य या फिर अत्यधिक सरल। तो क्वेश्चन नंबर 91 का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, मूर्ख। काठ का उल्लू मतलब काठ का जो उल्लू कहा जाता है वो मूर्ख लोगों के लिए, मूर्ख मतलब किसी को भी जो मूर्ख मतलब होता है उसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कूपमंडूक, कूपमंडूक होना मुहावरे शब्द का अर्थ क्या होगा? घर में नहीं रहना, कुएं में गिरना, अत्यंत सीमित ज्ञान होना या फिर मूर्ख होना। तो क्वेश्चन नंबर जो 92 है उसमें पूछा गया कूपमंडूक होना। कूपमंडूक मतलब अत्यधिक सीमित ज्ञान होना, ये होता है कूपमंडूक होना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कच्चे घड़े पानी भरना, कच्चे घड़े पानी भरना मुहावरे शब्द का अर्थ क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 93 का जो सही जवाब हो सकता है वह हो सकता है ठीक ढंग से काम न करना, मतलब कच्चे घड़े में पानी भर रहा है वो। तो कच्चे घड़े में पानी भरेगा तो जाहिर सी बात है वो घड़ा ही टूट जाएगा, मतलब ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है वो, इसलिए इस मुहावरे का यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूड़ियाँ पहनना मुहावरे शब्द मुहावरा जो है उनका अर्थ क्या होगा? तो वीरता दिखाना, कायरता दिखाना, पौरुष दर्शन या फिर शक्तिशाली होना। तो चूड़ियाँ पहनना किसके लिए कहा जाता है? अब जो कायरता दिखा रहा है उसी के लिए यूज होगा कि चूड़ियाँ पहन के बैठ जाओ अब। तो ऑप्शन जो सही होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि का जो पर्यायवाची शब्द होगा क्या होगा? तप्पा, तामीचर, अम्मा या फिर विभावरी। तो क्वेश्चन नंबर 95 का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, विभावरी रात्रि का शब्द जो है उसका पर्यायवाची शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96 है, इंद्र, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वाजीगर, राजराज, मधवा या फिर विनायक। तो जो वाजीगर है उसका जो पर्यायवाची शब्द होगा वह होगा ऑप्शन सी, मधवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेईमान में कौन सा उपसर्ग है? बेईमान, बेईमान। तो ये जो क्वेश्चन है बेईमान में उपसर्ग यानी शब्द के आगे लगता है, तो बेईमान। तो ऑप्शन जो सही होगा वह होगा सी, बे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार। सेकेंड है लाभदायक, ऑप्शन सी में है पढ़ाई, ऑप्शन डी में है अपनापन। तो किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो उपकार। तो ये जो ऑप्शन ए है इसी शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया है, लाभदायक। यक होता तब ये तो प्रत्यय हो जाएगा यक, लाभ, लाभ के आगे तो कुछ लग नहीं, मतलब सेंटेंस तो पूरा हो नहीं सकता ना, उप तब कार है। पढ़ाई, पढ़ाई लास्ट में ई होता है, ये प्रत्यय के लिए हो सकता है, होता है। अपनापन, अपनापन। तो ये भी नहीं, अपना तबपन है, अपना तबपन, यानी लास्ट में ये जो वर्ड है पन, ये प्रत्यय के लिए यूज किया गया है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि
उपसर्ग के लिए प्रयोग हुआ है वह है उपकार। आगे जो पहला जो शब्द है वह मतलब जो प्रत्यय है उपसर्ग जो है वह है उप। तो ऑप्शन जो सही होगा वह होगा ए। क्वेश्चन नंबर 99 है, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है। यह क्वेश्चन दोबारा रिपीट है इस सेशन में, तो इनका आंसर जल्दी से कमेंट में बताइए। विज्ञान में उपसर्ग क्या होगा, विज्ञान। तो जल्दी से कमेंट कीजिए। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। प्रतिकूल में कौन सा शब्द मतलब प्रयुक्त है। उपसर्ग मतलब शब्द के आगे, तो प्रतिकूल यानी जो ऑप्शन सही होगा वह होगा डी, प्रति। अब जो क्वेश्चन नंबर 99 में था विज्ञान, तो विज्ञान वि तब आ रहा है ज्ञान, तो इसका जो उपसर्ग होगा वह होगा ऑप्शन सी, विज्ञान। तो ऑप्शन सी राइट है। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक है। आई होप इस सेशन को आप लोगों ने एंजॉय किए होंगे, और मतलब आप लोग कमेंट में बताइए कि 100 में आप लोग का कितना क्वेश्चन का आंसर सही हुआ। मिलते हैं अगले सेशन में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो लास्ट तक बने के लिए धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक